Hey everybody, welcome back to my channel Limitless Learning. So guys, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. हम इन कॉन्टिन्यूशन में इस टॉपिक को कवर करेंगे. लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था एजेंसी का, उसकी मीनिंग, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप. और अब हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी ऑफ बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज दैट ऑफ एजेंट. तो इसमें मैंने दोनों का इसलिए लिखा है क्योंकि प्रिंसिपल की भी लाइबिलिटी होती है और एजेंट की भी. तो इसका जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल या फिर लायबल फॉर ऑल दी एक्ट्स ऑफ एजेंट. मतलब जनरल रूल ये कहता है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने बिहाफ पे एजेंट से काम करवाता है. तो इसका जो तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए. लेकिन कौन सी एक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा? जो विद इन द एम्बिट ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो उसकी स्कोप, जितनी अथॉरिटी प्रिंसिपल ने एजेंट को दी है उतनी अथॉरिटी के अंदर अगर काम करता है एजेंट तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ऐसा कहता है सेक्शन 226 ऑफ द एक्ट. ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शंस टू दिस अबव रूल. एक्सेप्शन से क्या मतलब है कि यहाँ पे तो हमने ये बोला कि ये लाइबिलिटी प्रिंसिपल की है फॉर ऑल दी एक्ट्स ऑफ एजेंट. लेकिन एक्सेप्शन से ये मतलब है कि ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जिसके लिए एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को लायबल नहीं ठहरा सकता अपने एक्ट्स के लिए. उन एक्ट्स के लिए वो पर्सनली लायबल होगा. तो ये एक्सेप्शंस के अंदर हम वो चीज़ें देखेंगे कि जहाँ पे एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल है अपने एक्ट्स के लिए. ठीक है, तो वो कौन कौन से केसेस होंगे? फर्स्ट इज जहाँ पे एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर देता है, मतलब जितनी उसको पावर्स दी हैं वो उससे ज़्यादा काम करता है. तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक और क्लॉज एडेड है, वो ये है कि अगर जो उसने काम किया है वो एक्ट डन विद इन द, अगर उसकी अथॉरिटी मतलब सेपरेबल है, मतलब जो भी उसने काम किया है उसमें वो सेपरेबल है. सेपरेबल से यहाँ पे कंक्लूड होगा कि एक तरफ तो देखे जाएंगे कि कौन सी उसकी अथॉरिटी में है और कौन सी उसकी अथॉरिटी में नहीं है. तो जो अगर वो सेपरेबल है कि अथॉरिटी वाला एक्ट सेपरेबल है फ्रॉम जिससे उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर सेपरेबल है तो प्रिंसिपल उन एक्ट्स के लिए बाउंड होगा जो उसने मतलब उसकी अथॉरिटी के अंडर काम किया है. प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड फॉर द एक्सेस एक्ट्स डन. मतलब जितनी उसकी अथॉरिटी थी, सपोज उसको आधा काम करने की अथॉरिटी थी, तो उसमें अगर कोई फॉल्ट होता है, उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है. लेकिन जिस काम के लिए उसको अथॉरिटी नहीं थी और फिर भी उसने वो काम किया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वो नेक्स्ट चीज़ कहता है कि अगर वो सेपरेबल नहीं है तो प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड एट ऑल फॉर द इंटायर ट्रांजैक्शन. तो अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरी ट्रांजैक्शन के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है. अगर सेपरेबल है तो जिसके लिए उसको अथॉरिटी दी गई थी उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ एजेंट एक्ट्स फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल. फॉरेन प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो एब्रॉड रहता है, और अगर एजेंट उसके बिहाफ पे सेल और परचेज करता है गुड्स की एक्सपोर्ट पर्पजेज के लिए तो उसके लिए एजेंट पर्सनली लायबल होता है. इफ एजेंट एक्ट्स फॉर अ नॉन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल, अगर एजेंट ऐसे प्रिंसिपल के मतलब एजेंट जब एक्ट कर रहा है, एजेंट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है और उस टाइम प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं है, या फिर उसने बिना कंसेंट के काम किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, या फिर प्रिंसिपल को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि वो ऐसा एक्ट करने वाला है, तो उन केसेस में एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल होता है और उसको हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल के केस में. ठीक है, इफ एजेंट रिसीव्स मनी फ्रॉडुलेंटली या फिर कमिट्स एनी अदर रॉन्ग, तो अगर एजेंट ने गलत तरीके से काम किया है, किसी के साथ फ्रॉड करके काम किया है एंड वो मतलब प्रिंसिपल के अंडर है और एक झूठे दावे देकर या झूठे प्रोमिस करके उसने किसी को फ्रॉड करके कोई काम किया और उस चीज़ की नॉलेज प्रिंसिपल को नहीं है, नहीं प्रिंसिपल ने उस चीज़ का कंसेंट दिया है, तो उस केस में भी एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, पर्सनली लायबल होगा जितने भी लॉसेज उसको इस वजह से होते हैं. इफ एजेंट साइंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम, तो अगर एजेंट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करता है बिना ये बताए कि वो एज एन एजेंट साइन कर रहा है, मतलब या फिर किसी प्रिंसिपल के अंडर साइन कर रहा है, उसके बिहाफ पे साइन कर रहा है और अपनी मर्जी से साइन कर देता है, तो उस केस में भी वो पर्सनली लायबल होगा. इफ एजेंट हैज सम इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जो बेनिफिट्स हैं वो भी इक्वली शेयर होता है. तो अगर उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, मेजर इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, तो उधर अगर कोई लॉस होता है एजेंट की वजह से, एजेंट की निगलेक्ट की वजह से, तो एजेंट पर्सनली लायबल होता है. अगर एजेंट अग्री करता है थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते वक्त कि वो अगर कोई भी नुकसान होता है या कोई भी गलत
निगलेक्शन होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा, ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट में आते वक्त अग्री करता है। ठीक है। इफ एजेंट एक्ट्स फॉर अ प्रिंसिपल हु कैन नॉट बी सूड, हु कैन नॉट बी सूड से मतलब है कि कोई ऐसी पार्टी जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं आ सकते हो। आप वो कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस होती हैं कि अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ही शुड बी से ही शुड बी अ मेजर, मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी सूड, अ माइनर को आप स्यू नहीं कर सकते, एक इनसेन पर्सन को आप स्यू नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट को आप स्यू नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ जिसे कहते हैं। तो उन पार्टी के साथ अगर ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम करता है एजेंट जिसको आप सीयू ही नहीं कर सकते, तो उन केसेस में भी एजेंट खुद लायबल होगा। इफ एजेंट एक्ट एज अ प्रिटेंडेड एजेंट, एजेंट किसी फिक्टिशियस प्रिंसिपल का नाम लेके एंड वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि वो उसका एजेंट है, लेकिन एक्चुअली में वो उसका एजेंट नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड करता है, दिखाता है कि वो उसका एजेंट है उस प्रिंसिपल का। सपोज ए वो कहता है कि ए मेरा प्रिंसिपल है, बट एक्चुअली में ए उस एजेंट का प्रिंसिपल नहीं है, तो वो प्रिटेंडेड एजेंट का केस है। लेटर ऑन अगर वो जो ए प्रिंसिपल जिसका नाम लेता है वो उसके एक्ट्स को रेटिफाई नहीं करता, और या फिर एस्टॉपल, जैसे हमने कहा था कि एजेंट बाय एस्टॉपल या एजेंट बाय होल्डिंग आउट, इस तरह का प्रोसेस नहीं आता और वो उसके एक्ट्स को रेटिफाई नहीं करता, तो उस केस में भी एजेंट जो है थर्ड पार्टी की तरफ पर्सनली लायबल होगा। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ एजेंट एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। तो अभी हमने कंक्लूड किया कि बेसिक रूल तो यही है कि प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है जहाँ पे एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी आती है। अब उसके बाद आता है कि दोनों के राइट्स क्या हैं। तो एजेंट का राइट है राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो उसमें क्या होता है कि भरपाई करना नुकसान की। तो अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है तो उस केस में वो प्रिंसिपल के उसका हक है कि वो प्रिंसिपल से उसके लिए कॉम्पनसेशन मांग सकता है। तो कौन कौन से केसेस है उसके अंदर। तो फर्स्ट केस ये है कि अगर उसने कोई लॉफुल एक्ट करा है, ठीक है, जो भी उसको एक्ट दिया गया था वो लॉफुल था। दूसरा, वो उसकी अथॉरिटी के अंदर था, फिर भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से कोई लॉस हुआ जो एजेंट को सफ़र करना पड़ा, तो उसके लिए उसके पास हक है कि वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है प्रिंसिपल से। सेकेंड चीज़ ये है कि उसने जो एक्ट किया वो इन गुड फेथ किया, अब सही मन से किया, उसकी कोई फ्रॉडुलेंट या किसी को धोखा देने की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उस वजह से थर्ड पार्टी जो है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आया था, जिसके लिए या फिर एक्ट परफॉर्म कर रहा था, उसको लॉस हो जाता है या उसको कुछ इंजरी हो जाती है, तो उस केस में भी प्रिंसिपल जो है वो कॉम्पनसेट करेगा एजेंट को। ठीक है। अब आते हैं राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर लॉस कॉस्ट। अगर प्रिंसिपल की गलती की वजह से, प्रिंसिपल के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से एजेंट को कोई लॉस होता है, तो उस केस में भी प्रिंसिपल को जो है वो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा एजेंट को। एजेंट के पास राइट है कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। थर्ड इज राइट टू रिसीव अग्रीड रेम्यूनरेशन। वैसे अगर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट की जो रेम्यूनरेशन है वो फिक्स्ड है तो उतनी रेम्यूनरेशन मिलेगी, और इन एनी केस अगर एजेंट की रेम्यूनरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में फिक्स नहीं भी है ना, तब भी एजेंट के पास राइट है कि जो उसने काम किया है और उस काम के जो जितना अमाउंट बनता है, जितनी रेम्यूनरेशन एक्चुअली में बनती है, वो उससे क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल से। ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल के राइट्स पे। तो प्रिंसिपल का राइट ये है कि अगर एजेंट बिना प्रिंसिपल की नॉलेज के कोई अपनी तरफ से कोई काम करता है, तो उस केस में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता है और वो क्लेम भी कर सकता है एजेंट से कोई बेनिफिट्स जो एजेंट को मिले हैं। तो रेपुडिएट का इसमें क्या दो केसेस ऐसे आ सकते हैं कि एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम किया, वो उसकी अथॉरिटी के अंडर नहीं था, ना ही प्रिंसिपल को उस चीज़ की नॉलेज थी, लेकिन एजेंट का जो वो था ना, एजेंट का मकसद जो था वो था दूसरे को चीट कर प्रिंसिपल को चीट करना, उसके साथ फ्रॉड करने का, डिसऑनेस्टली बिहेव करने का। तो उस केस में जो प्रिंसिपल है वो रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन अगर उसका कुछ ऐसा डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं था, वो उसके साथ चीट नहीं करना चाहता था प्रिंसिपल के साथ, तो उस केस में प्रिंसिपल के पास राइट है कि जितने भी बेनिफिट्स जो एजेंट ने डिराइव किए हैं, जितने भी बेनिफिट्स उसको इस एक्शन की वजह से मिले हैं, उसके एक्ट की वजह से मिले हैं, तो वो प्रिंसिपल के साथ उस के बेनिफिट्स को शेयर करें। ठीक है।
अब उसके राइट्स तो हो गए, अब राइट्स हैं तो जहाँ पे राइट्स होंगे वहाँ पे ड्यूटीज़ भी होंगे। तो एजेंट की ड्यूटीज़ क्या है? एजेंट की ड्यूटी ये है कि उसको प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना है। जैसे जैसे प्रिंसिपल बोलेगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में लिखा है, उसे उसी की तरह काम करना है, वही डायरेक्शंस फॉलो करनी है, वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। सेकेंड, ही हैज़ टू वर्क विद रीजनेबल स्किल, केयर एंड डिलिजेंस। कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट होता है या कोई भी ऐसा एक्ट होता है जिसमें वो प्रूडेंट मैन की तरह काम कर सकता था, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से काम कर सकता था, फिर भी उसकी वजह से कोई लॉस होता है, तो उस केस में उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह से काम करे, वरना उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। थर्ड चीज़ है कि ही हैज़ टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। उसको हर चीज़ का एक अच्छा सा अकाउंट मेंटेन करना होगा, और अगर प्रिंसिपल उस चीज़ की डिमांड करता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो ये सारे अकाउंट्स प्रिंसिपल तक पहुँचाए। नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स। जैसे राइट्स में आया, ये उसी का ही पार्ट है कि प्रिंसिपल के पास राइट है कि अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट्स बनाता है और उसे पता चलता है तो वो क्लेम कर सकता है। तो यहीं पे इसकी ड्यूटी बनती है एजेंट की कि वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स ना बनाए। ठीक है, आई होप you like my video. Do like, share and subscribe to my channel and do hit the bell icon. Thank you and bye bye.